बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज बीपीसीसी 132 यूनिट 1 के हवाले से मैं एक दूसरे उन्वान के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज इस नए यूनिट में बीपीसीसी 132 के यूनिट 1 में हम एक नए उन्वान की शुरुआत करेंगे, एक नए मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जहां हम नफ्सियात से मुतालिक ही बातें करेंगे, नफ्सियात के से रिलेटेड बातें करेंगे, लेकिन आज हम समाजी नफ्सियात पर गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, हम सब ने सुना है मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी कि इंसान समाज में रहना पसंद करता है। जिस तरह से हर जानवर का अपना एक घर होता है, अपनी एक जगह होती है, शेर मान में रहता है, चिड़िया घोंसले में रहती है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से जो हम इंसान हैं वो हम समाज में रहना पसंद करते हैं, यानी कि एक दूसरे लोगों के साथ जब तक हम मिलजुल करके नहीं रहते हैं हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो समाज जहाँ हम रहते हैं वो हमारे लिए बहुत अहम और ख़ास हो जाता है, और उस समाज में एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो ताल्लुक होता है, जो रिश्ता होता है, वो कैसा होता है, एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में कैसे सोचता है, उसके बारे में वो क्या महसूस करता है, उनके रवैये को वो कैसे देखता है, या फिर ये कह लें कि एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे मुतासिर करता है, या दूसरे इंसान से वो पहला इंसान कैसे मुतासिर होता है, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों के बारे में हमारी जो जानकारी है वो हमें समाजी नफ्सियात के तहत मिलती है, और इसी मद्देनज़र हम आज आपके सामने इस समाजी नफ्सियात की उन्वान के साथ हाजिर हैं, जहां हम इसके बारे में आप लोगों के साथ गुफ्तगू करेंगे। समाजी नफ्सियात के बारे में बात करने से पहले हम ये बात आप लोगों के साथ करना चाहेंगे कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या हम जब भी हम जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उस ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि हर इंसान का अपना एक अलग रवैया होता है। हर इंसान अपने तरीके से अपने माहौलियात में अपने आप को एडजस्ट करके रखता है, या फिर अपना उसका एक वजूद होता है जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी को आगे चलाता है। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी महफ़िल में जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप शादी में जा रहे हैं, तो आप अपने तरीके से तैयार होते हैं। किसी शादी में अगर आपको जाना हो तो आप अपनी तैयारी अपने तरीके से करते हैं। लेकिन जब आप उस ख़ास जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर शादी का एहतमाम हो रहा है, या जहाँ पर शादी की पार्टी वगैरह दी जा रही है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जिस तरह से आपने खुद को तैयार किया है, या जिस तरीके से आपने अपने आप को सजाया संवारा है, वहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग या लगभग सभी लोग कम और बेश उसी तरीके से तैयार और सजे सवरे आपको दिखाई पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ का जो माहौल होता है वो आपके उसी ख्यालात से मिलता जुलता होता है जिसको दिमाग में रख करके आप उसकी तैयारी करके वहां तक पहुंचते हैं। यानी कि आपका पहनावा, आपने क्या पहन के रखा है, आप क्या साथ में लेकर जाते हैं, आप किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, आप किस तरह से वहां पर बातचीत करते हैं, तो इसका मिला जुला एक रवैया आपको बाकी सभी लोगों में दिखाई पड़ता है, जो कि एक समाज या हम ये कह सकते हैं कि एक ख़ास माहौल के तहत तैयार किया हुआ एक नज़रिया होता है, जहाँ पर जिसे हम समाज कह सकते हैं। तो हम इसी समाज के बारे में बातचीत करेंगे, और नफ्सियात में समाजी नफ्सियात का अपना एक अलग ब्रांच है, एक उसकी एक अपनी अलग शाख है। यानी कि तब हम कह सकते हैं कि ये जो समाजी नफ्सियात है वो नफ्सियात का ही एक अलग ब्रांच है, उसकी एक शाख है, जहाँ पर हम ये देखते हैं, ये इस बात का मुताला करते हैं कि दूसरों के बारे में एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में कैसे सोचता है, क्या महसूस करता है, और उसका रवैया कैसा होता है। और ये रवैया कहाँ होता है? ये रवैया सामाजिक
हालात में होता है, सोशल सिचुएशन में होता है। यानी कि एक जो कंडीशन है, एक जो हालात होते हैं, वो हालात हमारी सोसाइटी से या हमारे पर्सनल जो सोशल माहौल होते हैं उससे रिलेटेड होता है, और वहां पर वो रवैया कैसा होगा, वो उस रवैये को हम सोशल सिचुएशन का रवैया कह सकते हैं या सोशल सिचुएशन का के हालात कह सकते हैं। तो समाजी नफ्सियात के बारे में आगे बढ़ने से पहले हमारे जहन में जो सवाल आता है वो ये है कि तब सोशल साइकोलॉजी या समाजी नफ्सियात क्या है। तो अभी तक हमने आपको जितना इसके बैकग्राउंड के बारे में जिक्र किया, उस बैकग्राउंड से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी कि समाजी नफ्सियात क्या है और इसमें किस चीज का मुताला किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि समाजी नफ्सियात में हम एक इंसान के फीलिंग को, उसके एहसासात को, उसकी सोच को, उसके रवैये को, दूसरे इंसान के बारे में उसने क्या सोच के रखा है, दूसरे इंसान के लिए उसका एटीट्यूड कैसा है, दूसरे इंसान के बारे में उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग कैसी है, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं या हम इसके बारे में मुताला करते हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि हमने आपके साथ ये बात पहले की क्लासेस में भी आप लोगों के साथ इस बारे में गुफ्तगू की थी कि नफ्सियात एक साइंटिफिक स्टडी है। यानी कि हम जब नफ्सियात के बारे में जिक्र करते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं उसमें कि ये नफ्सियात जो है वो कोई सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, बल्कि ये एक्सपेरिमेंटल है, और इसमें हम चूंकि एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजुर्बा करते हैं, इसलिए ये साइंटिफिक होता है। तो नफ्सियात साइंटिफिक है, और अगर नफ्सियात का ही एक शाख समाजी नफ्सियात है तो इसमें कोई शुबा नहीं कि वो भी साइंटिफिक है। यानी कि तब हम ये कह सकते हैं कि समाजी नफ्सियात जिस चीज का मुताला करता है वो भी साइंटिफिक होता है, यानी कि वो तजुर्बों पर बेस्ड होता है। सिर्फ वो थ्योरेटिकल बातें नहीं होती हैं जो कि किसी ने कह दी हो या किसी की कही गई हो, बल्कि उसे लेबोरेटरी में पूरे तौर पर तजुर्बा किया जाता है, और तजुर्बा करके उसे साबित किया जाता है, और साबित करने के बाद वो चीज साइंटिफिक हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समाजी नफ्सियात जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी किस चीज का है? साइंटिफिक स्टडी है कि हम दूसरों के बारे में कैसे सोचते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में किसी पर्सन के बारे में, किसी इंसान के बारे में हम क्या अपनी सोच रखते हैं, हमारा रवैया जो दूसरों के बारे में है वो किस तरह का रवैया है, और अलग अलग समाजी जो हालात बनते हैं उसमें हम खुद को, दूसरे लोगों के साथ और पूरे समाज के लोगों के साथ हमारा जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि हमारा जो मेल जोल होता है या तालमेल होता है, वो कितना सही होता है, कितना ज्यादा पॉजिटिव होता है या कितना बेहतर हो सकता है, इसके बारे में मुताला किया जाता है। बहुत से लोगों ने इसकी तारीफ में अलग अलग तरह के अपने ख्यालात को रखा, और हम अगर समाजी नफ्सियात की तारीफ की बात करें, उसको डिफाइन करने की बात करें, तो यहाँ पर कुछ खास लफ्ज सामने निकल के आते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में किस तरह की सोच और एहसासात रखता है, या और उसका रवैया कैसा होता है। तो यहाँ पर रवैया, सोच और एहसासात एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कैसा होगा, इस बात पर जोर डाला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक खास बात ये बताई गई कि ये नफ्सियात की ही एक शाख है, यानी कि सोशल साइकोलॉजी नफ्सियात की एक शाख है जो कि साइंटिफिक है, साइंटिफिक मुताला करता है ये उन रवैयों का जो हम समाज में एक दूसरे के साथ, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ रवैया होता है, या एक इंसान दूसरे इंसान के साथ पेश आता है, जिस तरीके से सोशल सिचुएशन में उसका साइंटिफिक स्टडी जो साइंस करता है उसे हम समाजी नफ्सियात कहते हैं। समाजी नफ्सियात की तारीफ के बाद, उसके डेफिनेशन के बाद बहुत हद तक उसकी जो नौइयत है
उसका जो नेचर है वो निकल करके सामने आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समाजी नफ्सियात किस तरह से और क्या मुताला करता है। इस सिलसिले में जब हम बात करते हैं तो नेचर की बात जब हम करते हैं या हम नौयत की बात करते हैं तो सबसे पहले समाजी नफ्सियात के तारीफ के बिना पर जो सबसे पहली नौयत सामने आती है वो नौयत ये होती है कि ये साइंटिफिक है। इसकी जो नौयत है वो साइंटिफिक है, यानी कि ये सबसे बड़ी बात है कि ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये साइंटिफिक है। और जब जब भी हम किसी चीज को साइंटिफिक कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है, वो प्रूवन होता है, वो साबित किया जाता है। क्योंकि सिर्फ अगर हम हाइपोथेटिकल बातें करें या हम थ्योरेटिकल बातें करते हैं तो उसे हम साबित नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम साबित नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को, हम साइंस नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब हम अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करके किसी चीज को साबित करते हैं या लेबोरेटरी में या अगर लेबोरेटरी से बाहर भी अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके हम किसी चीज को का तजुर्बा करते हैं और उस तजुर्बे के बिना पर हम उसे साबित करते हैं, किसी थ्योरी को, किसी कॉन्सेप्ट को, तो वो चीज साइंटिफिक होती है। तो सबसे पहली बात या पहली नौयत जो समाजी नफ्सियात के सामने आती है वो ये होती है कि ये साइंटिफिक है। इसकी जो नौयत है वो साइंटिफिक है। यहाँ पर जो समाजी साइंसदान होते हैं वो किसी समाज के किसी भी इशू को, किसी भी प्रॉब्लम को तजुर्बा करके उस पर अपने तबादला ख्याल पेश हैं। यानी कि पहले वो कुछ लोगों पर डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा कलेक्शन किया जाता है और डेटा कलेक्शन करने के बाद उसका साइंटिफिकली एनालिसिस किया जाता है। जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करने के बाद जो फैक्ट या जो रिजल्ट हमारे सामने आता है उस रिजल्ट के बिना पर हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कुछ अपने तजुर्बात या कुछ फैक्ट्स जो है वो सामने लाते हैं, जिसके बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो मुताला किया गया वो साइंटिफिक है और इसका जो रिजल्ट है वो भी साइंटिफिक है। यानी कि इस पर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। साइंटिफिक जब भी कोई चीज होती है तो चूंकि वो साबित कर दी जाती है, चूंकि उसमें रिपीटेशन होता है, उसे हम बार बार कर सकते हैं। अगर हमने किसी चीज को साबित करके आपके सामने रखा है तो उस चीज को आप भी बार बार करके, ये तजुर्बा करके आप खुद भी उसको साबित करके देख सकते हैं कि हमारी कही हुई बात में कितनी सच्चाई है। तो ये इस चीज की जो ऑब्जेक्टिविटी होती है ये सिर्फ साइंटिफिक चीजों में ही पाई जाती है, ना कि थ्योरेटिकल चीजों में पाई जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समाजी नफ्सियात का ये जो नौयत है वो साइंटिफिक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये साइंटिफिक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें तजुर्बे का और रवैये का स्टडी किया जाता है। यानी कि जो मुताला होता है वो तजुर्बे के बिना पर होता है और वो तजुर्बा जो है वो किस चीज का तजुर्बा होता है, इंसानी रवैये का तजुर्बा होता है, जो किसी न किसी समाज के अंदर रह करके किया जाता है। एक इंसान किसी समाज में रह के जो रवैया पेश करता है या जिस रवैये से वो समाज में रहता है या वो अपना जिस तरह का रवैया दिखाता है वो किस बैकग्राउंड में दिखाता है, किस कॉन्टेक्स्ट में दिखाता है, उसकी वजूहात क्या है, वगैरह वगैरह, इन सब की जानकारी हमें समाजी नफ्सियात में मिलती है। समाजी नफ्सियात के बारे में जब इतनी चर्चा हुई तो यहाँ पर ये जाहिर है कि समाजी नफ्सियात का जो स्कोप है, इसका जो दायरा है वो काफी बड़ा हो जाता है। बड़ा इस माने में हो जाता है कि हम यहाँ पर समाज में रहने वाले लोगों के रवैये को, उनके एहसासात को और उनके सोच को के बारे में मुताला करते हैं। तो जब समाज में रहने वाले लोगों के बारे में हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात ये होती है कि जितने तरह के भी रवैये हैं या जितने तरह की भी वैसी बातें जो कि हमें समाज में रहने के लिए मजबूर करती है या जिसकी वजह से हम समाज में बने रहते हैं, और वो सब इस समाजी नफ्सियात के तले आ जाती हैं कि हम
अगर किसी इंसान के बारे में, मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि हम किसी इंसान के बारे में ये सोच रखते हैं कि वो इंसान अच्छा नहीं है, ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच हो सकती है कि वो अच्छा नहीं है। किसी इंसान के बारे में हम बिना मिले, बिना उसके बारे में जाने, सिर्फ एक अपने पुराने ख्यालात या पुरानी सोच की बिना पर हम ये मान बैठते हैं कि वो इंसान बुरा है, या हम ये इसके उलट हम ये भी मान सकते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा है। या हमारा जो रवैया होता है, हमारा जो एटीट्यूड होता है एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए, कि हम ये मान लेते हैं कि फला आदमी है, वो चूंकि बहुत अमीर है इसलिए वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, वो बहुत गरीब है इसलिए उसके साथ हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें भी हम अपने जिंदगी के, रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों के बीच में देखते हैं। तो ये जो बातें हैं कि ये जो हम एटीट्यूड बनाते हैं, वो एटीट्यूड हम समाज में रहकर ही एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए तैयार करते हैं। हमारी जो सोच, जो हम बिना किसी तजुर्बे के ये बना लेते हैं कि किसी इंसान के बारे में कि वो इंसान अच्छा है, वो इंसान बुरा है, या ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ खास कौम ऐसी होती है, या कुछ खास तरह के शहर के लोग ऐसे होते हैं, वगैरह वगैरह। ये जो हमारी सोच होती है, ये भी हम समाजी नफ्सियात के दायरे में ही इसके बारे में हम मुताला करते हैं कि क्यों इस तरह की सोच होती है और इसके पीछे की सच्चाई क्या होती है। इसके अलावा बहुत आम सी बातें ये होती हैं कि जिससे हम सब बहुत कई बार गुजर चुके हैं कि हम किसी ने किसी चीज के बारे में एक अफवाह उड़ाई कि वो चीज बहुत अच्छी है या वो चीज बहुत खराब है, तो बिना तजुर्बा के हम उस अफवाह के बिना पर उस चीज को उसी तरीके से अपना लेते हैं कि हाँ, ये चीज जो है वो अच्छी हो सकती है, या ये चीज जो है वो खराब होती है। तो ये चीज, इसकी जानकारी भी हमें समाजी नफ्सियात के अंदर ही मिलती है कि किस तरह से हम किसी चीज के बारे में एक आइडिया या एक सोच जो है उसको जो आगे बढ़ा लेते हैं, या अपने अंदर कायम कर लेते हैं कि नहीं, ऐसा ही होगा, कि चूंकि उसने कहा है, किसी ने कह दिया इसलिए हम उसको मान लेते हैं। तो ये भी समाजी नफ्सियात का हिस्सा हो जाता है। इसके अलावा यानी कि झुंड, हम जब समाज में रहते हैं तो कोई भी इंसान वो अकेला नहीं होता। जैसे कि हम अपने फैमिली में हैं, तो फैमिली क्या है, फैमिली भी एक हमारा छोटा सा ग्रुप है, वो झुंड है, जिसमें हमारे वालिदैन हैं, हमारे भाई बहन हैं, या हमारे और रिश्तेदार हैं, वो सब वहां रहते हैं। तो हम सब मिल करके कुछ काम करते हैं, या एक दूसरे के साथ हमारा जो तालमेल होता है, हमारा जो रिश्ता होता है, या अपने फैमिली वालों के साथ मिलकर के हम अपनी जिंदगी को आगे चलाते हैं। ये भी समाजी नफ्सियात के अंदर इसके बारे में हम मुताला करते हैं। और इस तरह का ग्रुप या झुंड सिर्फ हमारी फैमिली या हम जिस फैमिली में रहते हैं सिर्फ वो नहीं होता है, बल्कि ऐसे छोटे छोटे कई तरह के झुंड होते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहां पर 2 से 4 लोग मिल के कोई काम कर रहे होते हैं, वो झुंड कहलाता है। जैसे कोई स्कूल है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या जहां हम जॉब करते हैं, जहां हम अपना रोज अपने काम को करते हैं, जहां से हम पैसे कमाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे या कई जगह पर बड़े बड़े भी झुंड बनते हैं। तो वो झुंड, उस झुंड में लोग होते हैं, इंसान होते हैं, और एक इंसान दूसरे इंसान के साथ फिर वही बात आती है कि वो कैसे किस रवैये से पेश आता है। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो तालमेल होता है वो कैसे होता है। तो ये सारी चीजें भी हम समाजी नफ्सियात के अंदर ही इसका मुताला करते हैं, या समाजी नफ्सियात हमें इन सब चीजों की जानकारी देता है कि कैसे ये सारी चीजें डेवलप करती हैं, कैसे ये सारी चीजें बढ़ती हैं। इसके अलावा समाजी नफ्सियात के स्कोप की या दायरे की अगर हम जब बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो कि हमारे कॉग्निशन से जुड़ी होती हैं। जैसे कि हम एक इंसान की मदद करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है, उसकी भलाई के लिए कुछ काम करता है, या
उसके साथ वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये देखने में आता है कि एक इंसान का दूसरे इंसान से बहुत झगड़ा हो गया, बहुत मारपीट हो गई, बहुत कहासुनी हो गई, तो वो एग्रेसिव हो गया। तो ये एग्रेसिव होने का जो रवैया उसने दिखाया, वो क्यों दिखाता है, उसके पीछे कौन सा नफ्सियात काम करता है, ये भी हमें समाजी नफ्सियात के ही तहत पता चलता है। इसके अलावा हमारे अंदर कंपटीशन, यानी कि हम जो मुकाबला करते हैं, ये हम कई एक बार कहा जाता है कि ये इंस्टिंक्चुअल होता है, बचपन से हमारे अंदर होता है। तो बचपन से हमारे अंदर नहीं होता है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, उस मुआशरे में अगर कुछ लोग के अंदर इस तरह का ट्रेट पाया जाता है कि उनके अंदर कंपटीशन है, उनके अंदर कोऑपरेशन है, उनके अंदर लोगों के भलाई करने का की चाहत है कि या उनके भलाई करने का जो जज्बा है वो ज्यादा है, तो हम उस चीजों को सीखते हैं और हमारे अंदर वो चीजें जो है वो डेवलप करती हैं। ये इसलिए मुमकिन है कि हम उस अलग तरह के समाज में रहते हैं। दूसरी तरफ हमने आपसे कहा कि हम बहुत कभी कभी बहुत वायलेंट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा दिखाते हैं या दूसरे इंसान के साथ मारपीट वगैरह तक कर लेते हैं। ये भी जो ये रवैया भी जो हम अपनाते हैं, ये भी हमारे उस समाज की देन है जहां पर हम पलते बढ़ते हैं। यानी कि तब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पलना बढ़ना होता है, जिसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं, वो समाजी नफ्सियात का एक अहम हिस्सा है या एक अहम पार्ट है, जहां पर हमें जिस तरीके से हमको पाला जाता है और उस पालने पोसने का जो असर हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे अंदर जो अलग अलग तरह के ट्रेट डेवलप हो जाते हैं, वो उस समाज की वजह से होते हैं जिस समाज में हम रहते हैं या जिस माहौल या मुआशरे के हम हिस्सा होते हैं। और जिस तरह का माहौल देखा जाता है, क्योंकि माहिर नफ्सियात ने बहुत सारे जब अपने तजुर्बात हासिल किए, तो उन्होंने देखा इन चीजों को कि जिस माहौल में लोग थोड़े से झगड़ालू टाइप के थे या इसके उलट थोड़े से मिलने जुलने वाले थे, ज्यादा झगड़ा और लड़ाई जिन्हें पसंद नहीं थी, तो वहां पर पलने वाले बच्चों में उसी तरह के ट्रेड का जो डेवलपमेंट है वो हुआ कि वो भी वैसे ही हुए, जिस तरह के माहौल में वो पले बढ़े उस तरह का ट्रेड उनके अंदर आ गया। तो सोशलाइजेशन समाजी नफ्सियात का एक बहुत अहम हिस्सा आता है, उसके दायरे के तहत, जिसमें कि हमारे पूरे पूरी जिंदगी के में हमें किस तरीके से तैयार किया जाता है समाज में रहने के लिए, इसके बारे में बताया जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक कोरी मिट्टी के जैसा होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है। उसके अंदर जितने भी तरह के ट्रेड्स या जितने तरह के अलग अलग क्वालिटीज आते हैं या जिन जिन चीजों से उसका रवैया, वो अलग अलग तरह के रवैया करने के लिए तैयार होता है, वो सारी चीजें समाज में रह करके सोशलाइजेशन के दौरान ही वो सीखता है। यानी कि जिस तरह का माहौल बच्चे को मिलता है, वो बच्चा उस माहौल से उसी तरह की बातें सीख लेता है। तो सोशलाइजेशन समाजी नफ्सियात का एक अहम हिस्सा होता है। इसके अलावा समाजी नफ्सियात हमें बताता है कि हमारा एक अच्छा लीडर कैसे हो सकता है, हम कैसे एक अच्छे नेता बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या बातें जरूरी होती हैं, किन किन तरह के किस किस तरह के लोग जो है वो लीडर कहला सकते हैं। ये सब बातें समाजी नफ्सियात के दायरे के तहत आती हैं, और जहां पर हम समाजी नफ्सियात से जुड़े हुए सारी बातें जो है वो सीखते हैं कि हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारा जो सोशल कॉग्निशन है, ये सब समाजी नफ्सियात का के दायरे के तहत ही आते हैं, जहां पर हमें इन सारी बातों की जानकारी मिलती है। और इन सारी बातों की जानकारी सिर्फ और सिर्फ समाजी नफ्सियात ही दे सकता है, जो कि समाज में रहने वाले लोगों के बारे में अच्छे से डील करता है, या समाज के जो जितने भी लोग हैं उनका रवैया या उनकी जो नजरियात है वो किस तरह की होनी चाहिए, इस पर जोर डालता है। स्कोप या दायरा जाहिर है कि बहुत बड़ा है, और धीरे धीरे इसका जो दायरा है वो और भी बड़ा होता गया, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता गया वो इसका दायरा बढ़ता चला गया। यानी कि समाज के
अंदर आने वाली जितनी सारी बातें होती हैं जिससे कि एक इंसान दूसरे इंसान को मुतासिर करता है या दूसरा इंसान पहले इंसान को मुतासिर करता है, वो सारी बातें समाजी नफ्सियात के दायरे के तहत आती हैं। दायरे से निकल करके अगर हम बात करें तो अब हमारे जहन में और आपके जहन में भी ये बात आ रही होगी कि आखिर ये समाजी नफ्सियात आया कहाँ से, कहाँ कैसे इसकी शुरुआत हुई, यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि जब से समाज में रहने वाले लोगों के रवैये का साइंटिफिक स्टडी होने लगा, तब से समाजी नफ्सियात के एक अलग शाख के तौर पर निकल करके सामने आया। इसमें जर्मन और ग्रीक जो फिलोसफर्स थे उनका जो रोल है या उनकी जो देन है वो अहम होती है। वहीं से उन्होंने समाजी नफ्सियात की जो शुरुआत हम कह सकते हैं कि वो शुरुआत की उन्होंने, और लोगों का समाज के बीच में रह करके जो इंटरेक्शन होता है, ये जो रवैया होता है, उसके बारे में उन लोगों ने अपने ख्यालात को पेश किया, जिससे कि समाजी नफ्सियात का एक अलग से ब्रांच या एक अलग पहचान उसकी निकल करके सामने आई। यहाँ पर हम बहुत देख सकते हैं कि 1800 से, यानी कि इसकी जो शुरुआत कह लें तो वहीं से इसके बारे में 1800 ईस्वी से ये कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी या समाजी नफ्सियात का जो वर्ड है निकल करके वो सामने आया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला गया। आप देख सकते हैं कि 1871 में, 1871 में, 76 में वगैरह वगैरह में अलग अलग तरह से इसके बारे में मुताला किया गया और इसकी खासियत को, इसकी अलग पहचान को लोगों के बीच में लाया गया। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के पहले तक इसका काफी डेवलपमेंट हो गया और 1908 में एक तरफ ब्रिटेन में मैकडूगल और 1908 में ही अमेरिका में रॉस की पहली समाजी नफ्सियात से रिलेटेड जो किताब है वो आई सामने, जिससे कि समाजी नफ्सियात की पहचान जो है निकल करके सामने आई। फिर बाद में 1940 और 1940 और 50 के दौरान कर्ट लेविन, जिन्हें कि समाजी नफ्सियात का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, कर्ट लेविन और फेस्टिंगर ने समाजी नफ्सियात के सारे पहलुओं को, सारे फैक्ट्स को का तजुर्बाती अमल किया, यानी कि उसका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच उन्होंने दिया, जिसकी वजह से समाजी नफ्सियात एक अलग ब्रांच के तौर पर अपनी एक अलग पहचान के साथ सामने आया। तो ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का समाज के साथ लगाव बढ़ा, इंटरेक्शन हुआ और लोगों को इस बात की जरूरत महसूस हुई कि समाज में रहने वाले लोगों का एक दूसरे के साथ जो रवैया होता है, जो इंटरेक्शन होता है या जो उनकी सोच होती है, उसको भी साइंटिफिक बना करके या उसके बारे में अलग से मुताला करने की जरूरत है। तो इसी के रिजल्ट के तौर पर समाजी नफ्सियात उभर करके सामने आया और ये एक नफ्सियात की एक अलग ब्रांच या एक अलग शाख के रूप में आज इसकी एक अपनी अलग पहचान है। समाजी नफ्सियात के बारे में चर्चा करते हुए ये कहा जाता है कि समाजी नफ्सियात दूसरे अलग जो समाजी साइंस है उनके साथ उसका बहुत तालमेल है, यानी कि काफी हद तक जिसे हम सोशल साइंस कहते हैं, सोशल साइंस में जितने सारे भी साइंस है, जितने सारी भी समाजी अलग अलग पहलू हैं उनके साथ उनका एक अपना तालमेल है, एक अपने कुछ हद तक वो तो कभी कभी ये लगता है कि दोनों आपस में काफी एक ही जैसे हैं, मिले हुए हैं, और उन दोनों के बीच का जो फर्क है वो बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, या किसी एक बिना पर एक सोशल साइंस दूसरे सोशल साइंस से अलग हो जाता है। तो सोशल साइकोलॉजी का दूसरे सोशल साइंस के साथ उसको कंपेयर किया गया और कंपेयर करने के बाद फिर ये रिजल्ट आया कि सोशल साइकोलॉजी या समाजी नफ्सियात समाज के अलग अलग साइंस से
कुछ मामलों में बिल्कुल समान है, बिल्कुल एक जैसा है, और कुछ मामले में थोड़ी बहुत जो फर्क या डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं, जिसके बिना पर अपना अपना इनका अलग वजूद होता है। तो सोशल साइकोलॉजी और सोशल साइंस के अलग अलग जितने भी डिसिप्लिन हैं, अलग अलग जितने भी की जो शाखें हैं, उनके साथ इसका जो कंपैरिजन है वो उसको करने के बाद ये नतीजा सामने आता है कि सोशल साइकोलॉजी आपस में जितने भी सोशल साइंस हैं उनसे काफी हद तक मेल खाता है, यानी कि मिला जुला है। सबसे पहले जिस चीज की बात करेंगे कि सोशल साइंस का एक बहुत अहम पहलू है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जिसकी पढ़ाई सोशल साइंस में की जाती है, और एंथ्रोपोलॉजी किस बात का मुताला करता है? एंथ्रोपोलॉजी इंसान के जो वैल्यूज हैं और जो उसका जो बिलीफ है, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से ट्रांसफर करता है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि कहा जाता है कि पहले जो इंसान थे वो बंदर थे, और वहां से धीरे धीरे इवैल्यूएशन के दौरान इवोल्यूशन के दौरान उनका डेवलपमेंट हुआ, और वो इंसान जो है वो एक पूरा इंसान बन के आज हमारे सामने हम जो इंसान हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी पुराने थॉट्स को, पुरानी सोच को, पुराने यकीन को, पुराने वैल्यूज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, या उसको उन तक पहुंचाता है। ये कह सकते हैं कि उन तक पहुंचाता है। सोशल साइकोलॉजी या समाजी नफ्सियात भी क्या करता है कि समाजी नफ्सियात इन सारी चीजों को समाज के लोगों के साथ बांटता है, और वो उसका साइंटिफिक स्टडी करता है। एंथ्रोपोलॉजी के बाद सोशल साइकोलॉजी का रिश्ता इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ा गया कि इकोनॉमिक्स के साथ इसका क्या तालमेल है। इकोनॉमिक्स के साथ इसके तालमेल को, कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई होती है किस चीज की? पढ़ाई होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, और किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, इस चीज की पढ़ाई होती है कि किसी चीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाता है। समाजी नफ्सियात इन चीजों के बारे में जो उसका नफ्सियाती पहलू है उस पर जोर डालता है, यानी कि प्रोडक्शन किस तरह का होना चाहिए, कैसे क्या किया जाए कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन का नफ्सियाती रद्द अमल क्या हो सकता है, इस पर वो फोकस करता है। तो इसलिए सोशल साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का भी आपस में काफी तालमेल है। इसके बाद सोशल साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, जो कि पॉलिटिकल साइंस किसी भी जिसको हम कह सकते हैं कि सियासी मामलों के बारे में का मुताला करता है, यानी कि सियासी पहलुओं के बारे में वो मुताला करता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, खास तौर पर सरकार के बारे में, उसके कानून के बारे में वगैरह वगैरह, वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस बताता है। सोशल साइकोलॉजी इन सभी पहलुओं पर, पॉलिटिकल साइंस के इन पहलुओं पर, जैसे कि वोटिंग का हक है, तो वोटिंग का हक है तो किन लोगों को मिलना चाहिए, किस तरह से वोटिंग ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, सरकार की पॉलिसी कैसे लागू होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, इन सब बातों के साथ समाजी नफ्सियात पॉलिटिकल साइंस के साथ अपना रिश्ता बनाता है। और तब ये कहा जा सकता है कि समाजी नफ्सियात और पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जिसे हम सियासी स्टडी भी कह सकते हैं, जिसमें कि सियासत की पढ़ाई होती है, दोनों का आपस में तालमेल है। और इस समाजी नफ्सियात की वजह से पॉलिटिकल साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा बेहतर तौर पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसे लागू करना होता है इंसानों पर। पॉलिटिकल साइंस जिन जिन चीजों के बारे में बात करता है वो सारी चीजें लागू होती हैं इंसान पर, और उस इंसान पर जो किसी समाज का हिस्सा होते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी उन सारी बातों को अपने तरीके से समाज के लोगों के बीच में फैलाता है, जिससे कि इन दोनों का एक जो तालमेल होता है वो बहुत मजबूत माना जाता है। इसके अलावा सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में अलग अलग तरह के समाज के बारे में मुताला किया जाता है, यानी कि
हमारे हम ये देखते हैं कि हमारे अपने मुल्क में और बैरूनी मुल्क में भी क्या होता है कि बहुत तरह के समाज हैं। बल्कि मुल्क की बात अगर हम ना करें तो हम अपने कस्बे में भी देखते हैं कि कई तरह के समाज जो है, अलग अलग तरह के समाज होते हैं। तो और उन सभी समाज में जितने तरह के लोग होते हैं, उनका जो समाजी रवैया होता है, जो सामाजिक पहलू होता है, वो अलग अलग होता है। तो सोशियोलॉजी में इन सभी समाजी जो अलग अलग समाज होते हैं उनके बारे में मुताला किया जाता है, लेकिन सोशल साइकोलॉजी उस समाज में रहने वाले लोगों के बारे में मुताला करता है। यानी कि किसी खास तरह के समाज में किस तरह के लोग हैं, उनका इंटरेक्शन कैसा है, उनकी फीलिंग कैसी है, उनके कैसे एहसासात हैं, उनके जज्बात कैसे हैं, उनका जो रवैया है वो कैसा है, इन सारी बातों, इन सारी पहलुओं की जानकारी सोशल साइकोलॉजी यानी कि समाजी नफ्सियात देता है, ना कि सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी सिर्फ उनके बारे में बताता है कि ये इस तरह के समाज, ये इस तरह का समाज है जहां ये सारी चीजें होती हैं, इस तरह का रवैया होता है, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों का रवैया कैसा होता है, इस पर जोर डालता है सोशल साइकोलॉजी यानी कि समाजी नफ्सियात। सोशियोलॉजी के साथ रिश्ता आप लोगों के सामने बताने के बाद, जो दूसरा रिश्ता एक अलग साइंस के साथ है, ये सोशल साइंस नहीं है, ये बायोलॉजिकल साइंस है। तो समाजी नफ्सियात का बायोलॉजिकल साइंस के साथ भी एक खास रिश्ता बनता है, या उसका वो उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। वो इस तरह से जुड़ा होता है कि हम जो भी रवैया करते हैं वो हम अपने जहन, दिमाग या ब्रेन की वजह से करते हैं। अगर हमारा ब्रेन या जहन हटा दिया जाता है तो हम किसी भी तरह का रवैया, किसी भी तरह के एहसासात या किसी भी तरह की सोच से महरूम हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस में ये बताता है कि किसी भी इंसान का जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, उस पर उसको कौन कौन सी चीजें हैं उसके दिमाग में जिससे कि किसी खास तरह के रवैये का इस्तेमाल होता है या किसी खास तरह की सोच जो है वो डेवलप होती है। तो बायोलॉजिकल साइंस और सोशल साइकोलॉजी भी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और उनके बिना, एक दूसरे के बिना इनका जो वजूद है, हम ये कह सकते हैं कि वो अधूरा हो सकता है। क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस सिर्फ बायोलॉजी के बारे में, न्यूरोलॉजी के बारे में बात करता है, या आपको वो बताएगा कि आपके दिमाग में, आपके जहन में कौन कौन से नर्व्स हैं, इम्पल्सेस हैं, न्यूरॉन्स हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन वो किस तरह के रवैये के लिए जिम्मेदार है, इसकी चर्चा या इसके बारे में जो हम जानकारी हमें देगा वो हमारा सोशल साइकोलॉजी या समाजी नफ्सियात होगा, जो कि किसी इंसान के रवैये का तजुर्बा करके वो बता सकता है कि किसी खास तरह का रवैया, किसी खास तरह की जो सोच है वो किस वजह से है, इसमें किस तरह के बायोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल होता है। इसके बाद सोशल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी दोनों ही नफ्सियात के अलग अलग शाखे हैं। यानी कि सोशल साइकोलॉजी भी नफ्सियात की ही एक शाख है और क्लिनिकल साइकोलॉजी भी नफ्सियात की एक शाख है। फर्क ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी अब नॉर्मल रवैये पर जोर डालता है और सोशल साइकोलॉजी नॉर्मल रवैये पर जोर डालता है। तो यह हम ये कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी या समाजी नफ्सियात हमें इस बारे में बताता है कि कौन सा रवैया जो है वो समाजी है, कौन सा रवैया जो है वो असामाजी है या समाजी नहीं है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी हमें ये बताता है कि कौन सा रवैया है जो है वो नॉर्मल नहीं है, या तब ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। कि सोशल साइकोलॉजी ये बताता है कि समाज में जो किसी इंसान का जो रवैया है वो कितना ज्यादा नॉर्मल है, और क्लिनिकल साइकोलॉजी ये बताता है कि समाज में जो अगर किसी इंसान का कोई रवैया है, कुछ खास रवैया है, तो वो किस हद तक नॉर्मल नहीं है। इसके बाद सोशल साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ अपना रिश्ता बनाता है। यानी कि कॉग्निटिव वर्ड कहने से हमारे दिमाग में ये बात निकल करके सामने आती है कि दिमाग में जो हायर ऑर्डर प्रोसेस होते हैं, यानी कि हमारा परसेप्शन, हमारा थॉट, हमारी सोच, हमारे एहसासात, हमारी मेमोरी, याददाश्त जिसे हम कहते हैं, या हम किसी चीज को किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, या फिर
डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, कि हम किसी चीज के बारे में कैसे फैसला लेते हैं, ये सारी बातें दिमाग के हायर मेंटल ऑर्डर प्रोसेस की वजह से मुमकिन होता है। यानी कि अगर हमारे जहन में हमारा कॉग्निशन मजबूत नहीं होता है तो ये सारी चीजें मुमकिन नहीं हो पाती हैं। और इन सारी चीजों की बदौलत हम समाज में अपने रवैये को इसी के बिना पर या इसी के साथ अच्छे तरीके से हम अपने रवैये को पेश कर सकते हैं। कि जैसे कि अगर हम किसी मसले में फंस जाते हैं तो हमें वहां पर कौन सा फैसला करना है, किस तरह से हमें उस मसले से बाहर निकलना है, ये तभी मुमकिन होगा जब हमारा कॉग्निशन मजबूत होगा और हम उस चीज को अच्छे से देखने समझने की सलाहियत रखते हो। अगर ये देखने की समझने की हमारी सलाहियत कमजोर होगी तो नतीजा ये होता है कि हमारा फैसला भी गलत हो सकता है। यानी कि हमारा जो फैसला है वो सही नहीं होगा, और जब फैसला सही नहीं होगा तो हमारा रवैया गलत हो सकता है। तो यहाँ पर समाजी नफ्सियात ये बताता है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी हम में जिन बातों की का मुताला होता है उसका समाजी नफ्सियात के साथ एक अटूट रिश्ता है, और दोनों मिलकर के ही किसी समाजी रवैये को सही तौर पे अंजाम दे सकते हैं या देना मुमकिन हो पाता है। इसके बाद सोशल साइकोलॉजी या समाजी नफ्सियात का रिश्ता डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहने से मतलब होता है कि जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर के जब तक कि हमारी मौत नहीं हो जाती है तब तक जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसके बारे में जो अगर कोई साइंस या कोई चीज मुताला करती है तो वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता है, जिसकी बिना पर किसी भी इंसान की पैदाइश के वक्त से लेकर के उसकी कब्र में जाने तक के हालात के बारे में या उसके जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हम मुताला करते हैं। सोशल साइकोलॉजी यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जिस इंसान के बारे में हम उसकी पैदाइश से जब उसके पैदाइश से लेकर के उसके आगे बढ़ने तक जब जिस तरह से वो आगे बढ़ता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है फिर वो आगे थोड़ा और बड़ा होता है, फिर स्कूल जाता है, फिर वो अपने अलग सोशल दायरे में आता है, तो वहां पर जिस तरह से उसका रवैया होता है वो सारे रवैये के बारे में सोशल साइकोलॉजी ही डील करता है, या सोशल साइकोलॉजी उसके बारे में जो अच्छे तरीके से बता सकता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी दोनों का अपना एक अलग रिश्ता है। इसके बाद सोशल साइकोलॉजी या समाजी नफ्सियात के साथ एक और साइकोलॉजी की एक शाख है जो कि उसके साथ जुड़ी हुई है, और वो है पर्सनालिटी साइकोलॉजी। पर्सनालिटी साइकोलॉजी कहने का मतलब ये होता है कि हर इंसान, चूंकि हम जब समाज में रहते हैं तो समाज में कौन रहता है, समाज में इंसान रहते हैं, और इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है। हर इंसान अपने आप में अनोखा होता है, यूनिक होता है। ये बातें आपके साथ हमने पहले भी शेयर की थी, जब आपको पर्सनालिटी बताया था तो इसमें ये बातें हमने आपको बताई थी कि हर इंसान अपने आप में अनोखा होता है और हर इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। कुछ इंसान बहुत मिलनसार होते हैं, कुछ बहुत कम बोलने वाले होते हैं, कुछ इंसान जो है वो बड़े अच्छे डील डॉल वाले होते हैं, वगैरह वगैरह। तो अलग अलग तरह की जो पर्सनालिटी होती है, तो उस पर्सनालिटी के हिसाब से उनका रवैया अलग अलग ढंग का होता है। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान मिलनसार है उसका इंटरेक्शन अपने समाज में ज्यादातर लोगों से होगा, उसका जो दायरा है लोगों से मिलने का वो बड़ा होगा, वो ज्यादातर लोगों के साथ बातचीत करेगा, और जब ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करेगा तो हो सकता है कि उसके मसले का हल भी ज्यादा आसान हो जाए, या हो सकता है कि उसकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो, क्योंकि उसका जो दायरा है लोगों से मिलने जुलने का, लोगों के साथ पेश आने का, वो बड़ा होता है। तो ये चीजें जो वो अपने पर्सनालिटी की वजह से कर रहा है, अपनी उस खास अपने शख्सियत की खासियत की वजह से वो जो एक रिश्ता बना रहा है या जो रवैया दिखा रहा है, वो रवैया समाजी नफ्सियात उसको एक्सप्लेन करता है कि इस तरह की शख्सियत के लोग का रवैया इस तरह का हो सकता है, या इस तरह का जो रवैया किसी इंसान के द्वारा के जरिए किया गया वो रवैया किस तरह के समाजी नफ्सियात से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि समाजी नफ्सियात
जितने तरह के भी सोशल साइंस हैं, और सिर्फ सोशल साइंस ही नहीं बल्कि नफ्सियात के भी कुछ शाख के साथ और बायोलॉजिकल साइंस के साथ एक अपना अलग रिश्ता बनाए हुए है। और इस मामले में ये कहा जा सकता है कि इसका दायरा इस हिसाब से और भी बड़ा और वसी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर है, आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि लेवल्स ऑफ एनालिसिस, यानी कि समाजी नफ्सियात के जो अलग अलग लेवल हैं उसका किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, उसके बारे में किस तरह से चर्चा की जाती है। तो चर्चा सब इसमें दो चार बातें खास तौर पे ध्यान में रखने वाली होती है। वो ये खास बात ये है कि पहली बात ये है कि एक इंसान जब समाज में रह के अपना कोई रवैया पेश करता है या उसकी जो एहसासात या सोच होती है, तो उसमें उसका उसके अपने जो वैल्यूज होते हैं, उसके अपने अपना जो परसेप्शन होता है, सोशल कॉग्निशन होता है, उसका रोल होता है और उसके बिना पे वो कोई रवैया करता है। उसके बाद एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जो रवैया करता है, यानी कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उसके बिना पर उसका कुछ रवैया होता है, कुछ उसके वैल्यूज जो है वो निकल करके सामने आते हैं। यहाँ पर जैसे कि वो किसी को मदद करता है या किसी के साथ झगड़ा करता है या किसी के साथ बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है वगैरह वगैरह। तो ये एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्शन होता है। इसके इसके अलावा एक इंसान का किसी ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होता है, यानी कि अगर जैसे कि बच्चा है वो स्कूल जाता है, तो एक एक बच्चा वो इंडिविजुअल है, वो उस जब स्कूल जाता है तो वो उस ग्रुप में गया। स्कूल एक ग्रुप है, एक झुंड है। वहां पर उस ग्रुप का, उस स्कूल का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इसका इंटरेक्शन ये कहा जा सकता है कि उसका उस इंडिविजुअल का उस ग्रुप के साथ इंटरेक्शन कैसा हुआ और उस इंटरेक्शन की वजह से उसे क्या क्या चीजें हासिल हुई, वो एक अलग पहलू होता है जिसे जिसके बारे में चर्चा के समाजी नफ्सियात जो है वो चर्चा करता है। उसके अलावा इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप्स, कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कैसे पेश आता है, यानी कि एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ, एक ऑफिस दूसरे ऑफिस के साथ, या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे पेश आता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, या उसमें कौन कौन किस किस तरह के रवैये जो है वो देखने को मिलते हैं। इन सब चीजों का एनालिसिस अलग अलग तरह के लेवल के एनालिसिस से समाजी नफ्सियात में पता चलती है, जिसके इसके बारे में समाजी नफ्सियात काफी डिटेल से मुताला करता है। अब है इसमें कि समाजी नफ्सियात को समझने के लिए या समाजी नफ्सियात में जो रवैया या जो सोच कोई इंसान दिखाता है या जो समाजी नफ्सियात जो इसके बारे में मुताला करता है, तो उसकी
उसके अलग अलग नजरियात क्या है, उसके अलग अलग क्या ख्यालात हैं। इसमें 2-3 ख्यालात को खास तौर पर तवज्जो दी गई है, जिसमें कि सबसे पहला है लर्निंग थ्योरीज, यानी कि सीखने के जो नजरियात हैं उस पर काफी जोर डाला गया है। सीखने के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ पहले से भी आप लोगों को जानकारी दी गई है, और सीखने से मुतालिक यहाँ पर यह है कि सीखना कई तरीके से होता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि कंडीशनिंग होती है। एक कंडीशनिंग ये होता है कि उसमें कि नेचुरल स्टिमुलस जो है वो कंडीशन हो जाता है, यानी कि जैसे कि आप याद करें, ये आपको पावलोव का तजुर्बा बताया गया था कि पावलोव ने अपने कुत्ते पर जब तजुर्बा किया तो उसने पहले उसके भूखे कुत्ते के सामने खाना दिया। खाना देख करके कुत्ते ने लार टपकाना शुरू किया, और उसके बाद पावलोव ने खाने के प्लेट के साथ घंटी की आवाज बजाई, और इसके बाद खाने के प्लेट और घंटी को बार बार उसके सामने लाया गया, जिससे कि खाने के प्लेट को देख करके उसके उस भूखे कुत्ते का लार टपकना एक नेचुरल रिस्पॉन्स था। लेकिन थोड़े वक्त के बाद या थोड़े वक्फे के बाद पावलोव ने ये किया कि घंटी तो बजाई लेकिन खाने की प्लेट नहीं लाई, यानी कि खाने के प्लेट को कुत्ते के सामने नहीं लाया गया। लेकिन रिजल्ट में, नतीजे में ये पाया गया कि जैसे ही घंटी बजती है कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। इसे कंडीशनिंग कहा जाता है कि वहां पर नेचुरल स्टिमुलस नहीं था लेकिन नेचुरल रिस्पॉन्स हो गया। नेचुरल स्टिमुलस यानी कि खाना जो था वो मौजूद नहीं था। अननेचुरल स्टिमुलस के साथ जब नेचुरल रिस्पॉन्स होता है तो इसे कंडीशनिंग कहा जाता है। बाज़ दफा ये हम अपने जिंदगी में देखते हैं कि अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते में आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो दूसरी बार उस रास्ते से जाना तो बहुत दूर की बात होती है, उस रास्ते का अगर जिक्र भी आता है तो हम डर जाते हैं या बहुत परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि नहीं नहीं, उस रास्ते से जाना हमारे लिए सही नहीं होगा। ये एक कंडीशनिंग की मिसाल हो सकती है। कंडीशनिंग के बाद सीखने का जो दूसरा तरीका होता है वो रीइंफोर्समेंट होता है। रीइंफोर्समेंट में हम ये कह सकते हैं कि हम या कोई भी इंसान किसी चीज को सीखता है तो सीखने की वजह ये होती है कि उसे कुछ मिलने वाला होता है, कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला होता है, या कुछ ऐसी चीज मिलने वाली होती है जो उसके लिए बहुत तशफ़ी बख्श होती है, या फिर वो कुछ ऐसे रवैये को छोड़ना चाहता है जो उसके लिए वो तशफ़ी बख्श होती है। जैसे कि अगर हम ये बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि तुम ये अपना होमवर्क कर लो, तब हम तुम्हारा मनपसंद खिलौना दिला देंगे। उस मनपसंद खिलौने की चाहत में वो बच्चा पढ़ने लगता है, और पढ़ते पढ़ते वो पढ़ना जो है वो सीख लेता है। दूसरी तरफ अगर हम उसी बच्चे की कोई आदत छुड़वाना चाहते हैं तो हम उसे क्या करते हैं कि जब वो कोई गलत या उस तरीके की कोई आदत दिखाता है जो कि नापसंद होती है या जिसे हमें छुड़वाना होता है, तो उस आदत को दिखाने के बाद हम उसे डांटते हैं या हम अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। तो इस गुस्से और डांट को देख करके वो बच्चा उस आदत को छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह से अगर हम बार बार करेंगे तो हमें बार बार डांट पड़ेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम डांट नहीं खाना चाहते हैं, या हम अपने माँ बाप के या अपने उस्ताद की नाराजगी हमें पसंद नहीं है, इसलिए वो उस चीज को छोड़ देता है। तो कोई भी तशफ़ी बख्श जो रवैया होता है उसको सीखने के लिए इस तरह के उपाय जो है वो किए जाते हैं कि या तो हम कभी किसी को कुछ दे करके, कुछ रिवॉर्ड दे करके, कुछ ऐसी चीजें दे करके कुछ सिखाते हैं, या उसे हम दूसरे तरीके से, यानी कि जिसे हम पनिशमेंट या सजा कह सकते हैं या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कह सकते हैं, उसके जरिए भी सिखाते हैं। लेकिन देखा जाता है कि सीखने के लिए पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट होता है वो ज्यादा कामयाब होता है। और जो तीसरा तरीका होता है सीखने का वो होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि देख करके सीखना। जब भी हम कई एक बार ऐसा होता है कि किसी चीज को हम सीखने के लिए अगर हम उसे बार बार देखते हैं तो हम उस चीज को सीख लेते हैं, हम उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं और हम सीख लेते हैं। अगर कोई चीज पसंद आती है और हम उसे सीखना चाहते हैं तो हम अगर उसे बार बार देखें तो हम उस चीज को फिर सीख लेते हैं। या मॉडलिंग, जब किसी को हम कोई खास रवैया करते हुए देखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं कि कोई बहुत अच्छे से बोलता है और उसके बोलने का, उसकी गुफ्तगू करने का जो अंदाज होता है, अंदाज़े बयां होता है, वो बहुत
अच्छा लगता है आपको, तो हम अगर वैसी चीज को सीखना चाहते हैं, अगर हम अपने अंदर भी उस तरह की क्वालिटी को बनाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज को बार बार देखते हैं, बार बार उसको उसके साथ हम पेश आते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि हम उस जिस मॉडल को हमने सामने रखा था, हमारा रवैया बिल्कुल उस मॉडल के जैसा हो जाता है, यानी कि हम उसी अंदाज में बोलने लगते हैं। हमारे जो अंदाज बयां होता है या अंदाज गुफ्तगू होता है, वो बिल्कुल उसकी जैसा हो सकता है, या सिर्फ इसमें गुफ्तगू तक ही ये बात लिमिटेड नहीं होती है। ये बात किसी भी तरह की जो लर्निंग होती है, किसी भी तरह का जो सीखना होता है, उस पर ये चीज लागू होती है कि अगर हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं, तो हम कोई ना कोई एक मॉडल, जैसे कि हम रोल मॉडल बनाते हैं कि हम अपनी वालदा की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपने वालदा का हर काम या उनका जो हर रवैया होता है वो बहुत पसंद आता है, तो हमारे लिए वो मॉडल हो जाती है। और उनके रवैये को देख करके या उनके रवैये को अपना करके बार बार हम उस रवैये को अपनाते हैं, और अपना करके हम उस चीज को सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी वालदा हमारे लिए मॉडल होती है। अब ये मॉडल कोई भी हो सकता है, कई जगह हमारी वालदा होती है, कई जगह हमारे उस्ताद जो होते हैं वो होते हैं, या कोई और ऐसी हस्ती जिस जो हमारे लिए हमको मुतासिर करती है, हम उसको अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, और बना करके उनके जो भी रवैया है, जो भी उनके काम है या उनका जो अंदाज होता है, उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं, और काफी हद तक अपने अंदर हम उसे अपना लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक तो कंडीशनिंग, दूसरा रीइंफोर्समेंट, और तीसरा हम ऑब्जर्वेशन के जरिए सीखते हैं। एक तरह का सीखना और होता है जिसे सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहा जाता है, यानी कि जब जब हम कभी कोई चीज सीखते हैं, तो उस सीखने के साथ कभी कभी ये होता है कि हमें कुछ चीज खोना पड़ता है, या उसका कुछ कॉस्ट हमें चुकाना पड़ता है। तो इंसानी फितरत ये होती है कि हम उस तरह की चीजों को सीखना चाहते हैं जिसमें कि हमको रीइंफोर्समेंट ज्यादा मिले, हमें गेन ज्यादा हो, हासिल ज्यादा हो हमको, और कॉस्ट कम हो। तो एक्सचेंज थ्योरी ये बताता है कि जिस तरह कुछ ऐसे तरह की का जो सीखना होता है जिसमें कि कॉस्ट कम होता है और जो हासिल होता है वो ज्यादा होता है, तो हम उस तरह के सीखने को ज्यादा तवज्जो देते हैं, या उस तरह से हम जल्दी सीख लेते हैं। अगर कॉस्ट ज्यादा है और हासिल कम होता है, तो हम उस तरह के सीखने से गुरेज करते हैं, या परहेज करते हैं, या फिर ना ही सीखते हैं। तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी इस बात की सिफारिश करता है कि जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं, तो हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो चीज हमारी उसमें हमें हासिल ज्यादा हो और चुकाना हमें कम पड़े। सोशल लर्निंग थ्योरी के बाद जो दूसरा नजरियात इसमें पेश किया गया है समाजी नफ्सियात में, वो है कॉग्निटिव, यानी कि फिर से कॉग्निशन की बात करते हैं, यानी कि हायर मेंटल ऑर्डर प्रोसेस की बात करते हैं, जिसमें कि परसेप्शन है, अटेंशन है, हमारी याददाश्त है, हमारे फैसले लेने की सलाहियत है, किसी मसले को हल करने की सलाहियत है, वगैरह वगैरह, हमारी सोच है, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं, तो एक इम्प्रेशन हम फॉर्म करते हैं, हम एक क्या बनाते हैं, अपना नजरिया बना लेते हैं हम। तो वो नजरिया हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि हमारे माहौल में बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं, उस स्टिमुलस में से हम खास चीजों को सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। यानी कि जब हम अटेंशन देते हैं, पहले तो परसेप्शन होगा, परसेप्शन तभी मुमकिन है जब हमारा कॉग्निशन मजबूत होगा। तो पहले हम उन अपने माहौल में बहुत सारी चीजों में से कुछ खास चीजों को देखते हैं, उन खास चीजों को में से भी हम कुछ खास चीजों को फिर चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हम उस चीज की याद दहानी करते हैं, यानी कि उसको हम अपने जहन में बसाते हैं कि वो चीज हमने कैसे देखी थी, कहाँ देखी थी, कितनी देखी थी, वगैरह वगैरह। और इसी बिना पर फिर जब हम कभी किसी से मिलते हैं, या किसी चीज से हमारा जब सामना होता है, तो इन सब चीजों के बिना पर हम उस चीज के साथ हमारा जो रवैया होता है, वो उसी ढंग का रवैया होता है कि किस तरीके से हम उस चीज को
लेते हैं या वो चीज़ हमारे लिए कितनी कारगर है। अगर हमारे ज़हन में वो चीज़ नहीं रही, यानी कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी और हमने उसे अपने ज़हन नशीं नहीं किया, तो जब हम उस चीज़ का सामना करते हैं, तो वो चीज़ हमें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है या हमारा जो रवैया है उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कॉग्निशन या जब कॉग्निटिव थ्योरी है, वो इस बात पर ज़ोर डालती है कि हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, उसके ज़रिए हम जो रवैया करते हैं या उस रवैये से हम जिस अपने समाज में एक दूसरे के साथ जो पेश आते हैं, एक इंसान के साथ दूसरे इंसान का जो इंटरैक्शन होता है, उस इंटरैक्शन के लिए जो जिम्मेदार है वो हमारा कॉग्निशन जिम्मेदार होता है। यानी कि अगर हमारा जो ब्रेन है जिसमें कि हमारा कॉग्निशन है और वो कॉग्निशन मजबूत नहीं है, तो हम अपने रवैये को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लोगों के साथ हमारा रवैया सही या पॉजिटिव नहीं हो सकता है। या दूसरे तौर पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी इंसान का किसी भी माहौल में एक इंसान के साथ दूसरे इंसान के लिए जो तासुरात होते हैं, वो उसके कॉग्निशन पर ही कॉग्निशन की वजह से मुमकिन हो पाते हैं कि उसकी पहचान कैसी है, उसकी ज़रूरत कितनी है, उसकी याददाश्त उसने कितनी रखी है, या वो चीज़ उसके किसी मसले को हल करने में कितनी ज़्यादा कामयाब होती है। तो यहाँ पर जब हम सोशल साइकोलॉजी या समाजी नफ्सियात के बारे में गुफ्तगू करते हैं या उसके बारे में मुताला करते हैं, तो इन सारे पहलुओं पर जोर डालना पड़ता है, या इन सारे पहलुओं को मिला करके जब हम देखते हैं तो समाजी नफ्सियात का की जो पहचान है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल करके सामने आती है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि समाजी नफ्सियात की एक अहम शाख है जो समाज में रहने वाले लोगों की सोच को, उनके एहसासात को, उनके रवैये को बहुत साइंटिफिकली डील करती है, साइंटिफिकली उसका मुताला करती है, और जिसकी वजह से हमें आसानी से एक इंसान का रवैया दूसरे इंसान के साथ किसी खास तरह के समाज में क्यों और कैसे होता है, इसको समझने में काफी आसानी हो जाती है। तो इसी के साथ नाजरीन, अब आपसे इजाजत हम चाहते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको इनसे जरूर कुछ फायदा होगा। अगले क्लास में नए उन्वान, नए मौजू पर फिर से गुफ्तगू करने के लिए मैं हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।